हेलो एवरीवन, आज है 6 अप्रैल 2024 और जैसा कि आपको पता है कि हम डेली द हिंदू और उसके साथ साथ जितने भी न्यूज़पेपर होते हैं उनके इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को डिस्कस करते हैं और उनका फैक्चुअल एनालिसिस करते हैं जो हमारे एग्जाम में कहीं ना कहीं हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए उसी सीक्वेंस को आगे बढ़ाते हैं। आज की जो पहली न्यूज़ आपके सामने आती है तो देखो, आपने ये वाली इमेज देखी होगी। हालांकि ये जो न्यूज़ है 2-4 दिन पहले भी न्यूज़ में आ चुकी है, पहले ये बात उठ चुकी है। तो एक्चुअल में इशू क्या है समझना, ये पूरा का पूरा इशू किस बात का है? माइक्रोप्लास्टिक का। और हमने कुछ दिन पहले पढ़ा था कि माइक्रोप्लास्टिक के अंदर कहा गया था कि एक नए टाइप का माइक्रोप्लास्टिक उन्होंने ढूंढा था जिसका नाम क्या था? बायोडिग्रेडेबल माइक्रोप्लास्टिक। अब ये बायोडिग्रेडेबल माइक्रोप्लास्टिक क्या है? तो इसका सिंपल सा मतलब है कि एक ऐसा प्लास्टिक जो अपने आप टाइम के साथ साथ क्या हो जाएगा? डिग्रेड हो जाएगा और उसका मैं कह सकता हूं कि सॉइल में यानी कि मिट्टी में मिल जाएगा। जैसे कि कोई भी, मैं कहता हूं कि कोई भी फ्रूट हो गया, उसके छिलके तुमने डाल दिए तो 2-4 दिन बाद क्या हो जाएंगे? मिट्टी बन जाएंगे, खत्म। तो ऐसे जो प्लास्टिक होता है ना, वो कभी भी डिग्रेड नहीं होता। अगर आप लोग देखोगे प्लास्टिक को जला दोगे तो उससे क्या हो जाएगा? एयर पोल्यूशन। अगर पानी में डाल दोगे तो वाटर पोल्यूशन। अगर उसको आप लोगों ने मिट्टी में डाल दिया, ओपनली डाल दिया, तो उससे सॉइल पोल्यूशन हो जाएगा। तो मतलब कहीं ना कहीं प्लास्टिक को बनाया जरूर जा सकता है लेकिन खत्म नहीं किया जा सकता, और अगर खत्म होगा तो हमारे लिए कहीं ना कहीं नुकसान देगा। तो इस प्रॉब्लम को रिजोल्व करने के लिए हमने क्या बनाया? बायोडिग्रेडेबल माइक्रोप्लास्टिक। अब ये बात आती है कि जो बायोडिग्रेडेबल माइक्रोप्लास्टिक है ये कहां तक पहुंच चुका है? तो आपने नाम सुना होगा WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसकी फॉर्मेशन कब हुई होती है? 7 अप्रैल 1948। और इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? तो याद रखना इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड। ठीक है। अब हुआ क्या कि इन्होंने बताया कि जो माइक्रोप्लास्टिक है ना, ये इतना डीप में पहुंच सकता है कि आपके ब्लड सेल में या हमारे ह्यूमन ब्लड में पहुंच सकता है। जैसे आजकल देखा होगा आप लोगों ने कि बहुत सारी डिजीज हो रही है जिसका सबसे बड़ा जो रिस्पॉन्सिबल जो कारण है ना, वो सिर्फ माइक्रोप्लास्टिक है। हमारे जो ब्लड कैंसर का सबसे मेन रीजन है वो भी आजकल माइक्रोप्लास्टिक हो चुका है। कैसे समझना, जैसे कि मान लो आप लोग सुबह सुबह उठने के बाद दातुन करते होगे ना, तो उसके अंदर आपने देखा होगा कि एक होता है गांव, एक होता है शहर। गांव के अंदर तुमने आज भी देखा होगा कि जो लोग होते हैं वो नीम जो होता है उस नीम की एक दातुन तोड़ लेते हैं और उसी को कर लेते हैं, और उससे होता है क्या है, और साथ साथ 2-4 नीम के पत्ते भी चबा लेते हैं तो उनकी हेल्थ भी ठीक रहती है और उनका जो बॉडी है वो डिटॉक्स भी हो जाती है। लेकिन हम क्या करते हैं शहर के अंदर, हमें लगता है कि हम उन लोगों से ज्यादा पढ़े लिखे हैं, ज्यादा एजुकेटेड है, ज्यादा पैसे वाले हैं। हम यूज करते हैं कोलगेट, ये दुनिया भर की जितनी भी ब्रांड होती है। अब हमने उनको यूज किया, शुरू में ठीक था, धीरे धीरे वो क्या होने लगेगी, उसके जो रेशे होते हैं, उसके अंदर जो फाइबर होता है वो धीरे धीरे डिग्रेड होगा और उसके छोटे छोटे टुकड़े निकलने शुरू हो जाएंगे और वो हमारे मुंह के थ्रू कह सकता हूँ कि हमारी बॉडी में चले जाएंगे। तो वो भी हम माइक्रोप्लास्टिक ही कंज्यूम कर रहे हैं। हम चाय पीते हैं, है ना, तो कोई कुल्हड़ में चाय पीता है तो ठीक है, अगर वो कोई प्लास्टिक के कप में चाय पी रहा तो इनडायरेक्टली वो जो प्लास्टिक है उसके जो छोटे छोटे माइक्रो प्लास्टिक हैं वो हमारी बॉडी में चले जा रहे हैं। हम खाना खाते हैं, कितनी बार हमारा हेल्थ जो डिपार्टमेंट है वो कह चुका है कि अखबार के अंदर लपेट कर खाना मत खाओ मत खाओ मत खाओ, क्योंकि उस अखबार के अंदर, न्यूज़पेपर के अंदर जो इंक होती है उससे डायरेक्टली लिंक होता है किसका? कैंसर का। तो ये इतना बड़ा इशू है कि हमें इसके बारे में अवेयर होना बहुत ही एसेंशियल हो चुका है। और ये कहां तक पहुंच चुका है? ह्यूमन ब्लड तक पहुंच चुका है। तो WHO भी बार बार लोगों को इसके लिए, मैं कह सकता हूं, अवेयर रहने के लिए कह रहा है। और अभी कुछ दिन पहले आपने एक डाटा भी पढ़ा होगा कि जो माइक्रोप्लास्टिक है वो हमारे जो ह्यूमन है, यानी कि वुमेन है, जो लैक्टेटिंग वुमेन है या जो गर्भवती महिलाएं होती है ना, या जब बच्चा छोटा होता है वो अपनी माँ का दूध पीता है, तो उस माँ के दूध में भी वो जो मिल्क है उसके अंदर भी क्या पाया गया था? माइक्रोप्लास्टिक। तो सोचो उस बच्चे को भी माइक्रोप्लास्टिक ही मिल रहा है तो वो आगे चलकर बड़ा होकर क्या ही करेगा, क्या ही उसका डेवलपमेंट होगा। और इसका सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबल कौन है? हम, वी। और जैसे प्रियम्बल में पढ़ते हो ना, वी द पीपल ऑफ इंडिया, ऐसे ही वी द पीपल ऑफ अर्थ, वी आर रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस प्रॉब्लम। और हमें इसको ठीक करना पड़ेगा। तो हमें कैसे ठीक करना पड़ेगा? तो थोड़ा सा इसका एनालिसिस समझना कि हम कैसे ठीक कर सकते हैं। तो आपने सुना होगा कि इस प्लास्टिक को क्या किया जा सकता है? अगर जला नहीं सकते, जमीन में नहीं गाड़ सकते, तो क्या कर सकते हैं इसको? तो इसको एक काम करो, सड़कों में बिछा दो। तो हमारा नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI उसने ये करना शुरू कर दिया। ठीक है। आप इसके आप अभी रिसेंटली क्या हुआ था कि इसको मिट्टी के अंदर एक जगह पर जो सूखी जमीन है जहां पर कुछ नहीं उगता वहां जाकर डिपॉजिट करते चले जाओ, है ना। तो ये सारे उसके ऑप्शंस है। जैसे आपने सुना होगा सिंगल यूज प्लास्टिक,
ठीक है। ये सिंगल यूज प्लास्टिक को खत्म करने के लिए 2019 में एक बिल पास हुआ था जिसका नाम क्या था, एलिमिनेशन ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक, और इसका टारगेट था कि 2022 तक हम क्या करेंगे, इस सिंगल यूज प्लास्टिक को खत्म कर देंगे। लेकिन क्या हुआ, क्या बिल्कुल नहीं हुआ। 5,000 रुपए फाइन भी रखा गया, लेकिन ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। तो हमें अगर इसको ठीक करना है तो हमें बहुत सारी चीजों को इसके अंदर हमें उसको यूज में लाना होगा। और ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है। जैसे आप देखोगे कि जो माइक्रो प्लास्टिक होता है उसका जो डिग्रेडेशन होता है, जैसे फॉर एग्जांपल समझना, आप मान लो पानी पीते हो ना, प्लास्टिक को एक तरीके से याद रखना प्लेग कह दिया गया। जैसे प्लेग होता है ना, प्लेग डिजीज हुआ करती थी पहले जिससे वो लाखों करोड़ों लोग मारे जाते थे, सेम ऐसे प्लास्टिक का प्लेग आ चुका है। मान लो आप ड्रिंकिंग वाटर पीते हो, ठीक है, पानी पीते हो, उस पानी के अंदर अगर बात करोगे तो फॉर एग्जांपल समझना कि अगर मैं वर्ल्ड के वाटर सैंपल्स की बात करता हूं, टैप वाटर जो तुम नल का पानी पीते हो, उसमें से यूएस की अगर मैं बात करूं तो 94.4% उसके अंदर क्या मिलेगा आप लोगों को, तो उसमें से 4.8% क्या मिलेगा, एवरेज नंबर ऑफ फाइबर्स पर 500 ml। तो आप इस डाटा से समझ सकते हो कि अगर मैं यूरोप की बात करूं तो 1.9% है, ठीक है, लेबनान की बात करूं, इंडिया की बात करूं तो 4% भी है। मतलब कि अगर तुम पीने का पानी 100% पीते हो तो उसके अंदर लगभग 82% के अंदर तो क्या है, माइक्रोप्लास्टिक ही है। तो ये कहीं ना कहीं फैक्टर है किसके लिए, हमारी हेल्थ इश्यू के लिए। और इसको ठीक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बहुत से ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल होने चाहिए, हमें ढूंढने पड़ेंगे। सिंपल सा समझना, आपने नाम सुना होगा दुनिया की सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है, तो माउंट एवरेस्ट, ठीक है। और माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी है, लगभग 8,848 मीटर, है ना, लगभग इतनी है, 8848 मीटर। अगर आपसे कहा जाए कि हमारे ओशियन में सबसे डीपेस्ट पॉइंट कौन सा है, तो आपने नाम सुना होगा मैरियाना ट्रेंच, ठीक है। ये जो मैरियाना ट्रेंच है ये लगभग कितना है, तो ये लगभग ओशियन में डेप्थ पे कितनी डेप्थ पे है, तो लगभग 11,034 मीटर की हाइट पे, यानी कि लगभग 11 किलोमीटर नीचे है। तो सोचो इतने नीचे पॉइंट पर भी साइंटिस्टों को क्या मिले, माइक्रोप्लास्टिक, इतने ऊपर भी क्या मिले, प्लास्टिक। यानी कि प्लास्टिक जो है ना वो हर जगह अवेलेबल है, ठीक है। पूरा का पूरा जो वर्ल्ड है, पूरी की पूरी जो दुनिया है उसके अंदर क्या मिल जाएगा तुम्हें, प्लास्टिक। और इस इश्यू को इसमें थोड़ा सा बताया गया है, तो इन बातों को थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, आपकी लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, आज ही आप लोग कसम खा लेना, कभी भी चाय अगर पिएंगे, कभी भी गर्म चीज पिएंगे तो प्लास्टिक के बर्तन में नहीं पिएंगे, ठीक है। कभी भी कोई ऐसा प्रोडक्ट यूज नहीं करेंगे जिससे डिग्रेडेशन होने के बाद हमें हमारी बॉडी को नुकसान हो, जैसे ब्रश, कोलगेट वगैरह होती है, ठीक है। हमें अच्छी या देसी यूज करनी चाहिए, ठीक है। तो ये धीरे धीरे अगर हम इन चीजों में अवेयर होने लगेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि हम बिल्कुल क्या रहेंगे, हेल्दी और फिट इंडिया को बना पाएंगे, वरना तो सारी कोशिशें बेकार हो जानी है, ठीक है। तो थोड़ी सी बातें इसमें आप लोगों को ध्यान रखना है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट न्यूज आती है हमारी, न्यू जनरेशन बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्टेड बाय स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड एंड डीआरडीओ ऑफ द उड़ीसा कोस्ट। देखो ये है क्या एक्चुअल में, अग्नि प्राइम। अग्नि प्राइम जो है वो हमारी एक मिसाइल है, ठीक है। और ये जो अग्नि प्राइम है कैसी मिसाइल है, तो याद रखना लॉन्ग रेंज, एक होता है शॉर्ट रेंज मिसाइल, एक होता है लॉन्ग रेंज मिसाइल, ठीक है। और ये कैसी मिसाइल है, तो याद रखना बैलिस्टिक मिसाइल है। तो एक होता है बैलिस्टिक मिसाइल और दूसरा हमारे पास कौन सा आता है, तो दूसरी हमारे पास कौन सी होती है, देखो समझना, मैंने कहा कि मान लो कोई ये सरफेस है, ठीक है, ये दूसरा सरफेस है, मुझे यहां से अटैक करना है इस वाले सरफेस पर और मुझे पूरे सरफेस को ये खत्म करना है, जगह जगह पर बॉम्बिंग करनी है, तो मैं यूज करूंगा बैलिस्टिक मिसाइल। अगर मान लो ये सरफेस है, ये दूसरा सरफेस है, मुझे इस पर्टिकुलर घर के ऊपर ही अटैक करना है, इसके अंदर ही टेररिस्ट बैठे हैं, तो मैं किसका यूज करूंगा, क्रूज मिसाइल का। तो सिंपल सा क्रूज मिसाइल किसका यूज करती है, तो एक पर्टिकुलर कह सकता हूं लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड का यूज करके यूज होती है पर्टिकुलर लोकेशन के ऊपर, पॉइंट के ऊपर, और ये होती है पूरी किसी बड़े रीजन को डिस्ट्रॉय करने के लिए काम आ जाती है। तो ये कैसी है, बैलिस्टिक, ये ठीक है। और दूसरी कौन सी होती है, क्रूज। कैसी रेंज है, लॉन्ग रेंज है। अगर 750 किलोमीटर या 1000 किलोमीटर से ऊपर है तो लॉन्ग रेंज होती है, उससे कम हो तो शॉर्ट रेंज होती है। और याद रखना एक क्वेश्चन पक्का आपका डिफेंस और रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि डीआरडीओ से पूछ लेता है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए डीआरडीओ है क्या, तो हमारे इंडिया में जितने वेपन्स होंगे सारे कौन बनाएगा, डीआरडीओ, ठीक है। कभी किसी की हेल्प से, कभी किसी की हेल्प से। तो डीआरडीओ की फॉर्मेशन कब हुई थी, 1958 में। डीआरडीओ का हेडक्वार्टर कहां पे है, तो याद रखना इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर है, ठीक है। और शुरू में डीआरडीओ जब बना था तो इतना काम नहीं हो पा रहा था इससे,
तो आपने एक नाम सुना होगा, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कहां पर जॉब कर रहे होते हैं? तो ये जॉब कर रहे थे इसरो में, ठीक है। उसी समय 1980s के अंदर हमें पता चला कि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, तो इनको लगा कि मुझे डिफेंस में जाकर इंडिया को सिक्योर ज्यादा करने की नीड है, ना कि स्पेस में। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो थे, याद रखना, वो पहले इसरो में थे। Then he resigned from the ISRO and he joined later in 1980 किसको ज्वाइन कर लिया? DRDO को ज्वाइन कर लिया। और जब DRDO में आए तो DRDO बिल्कुल खाली था, कुछ नहीं था इसके पास, कुछ नहीं बना रखा था इसने। तब इन्होंने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया और उस प्रोग्राम का नाम इन्होंने रखा इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। और इस इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम को दो चीजों को इंटीग्रेट करके बनाया। पहली कौन सी थी? DRDO, ठीक है, जो कि कब बन चुका था? 1958 में, जिसका हेडक्वार्टर कहां पे था? न्यू दिल्ली के अंदर, ठीक है। फिर क्या हुआ? दूसरा एक डिपार्टमेंट था ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड, और ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड बना था 1712 में, और इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? कोलकाता में, ठीक है। और ये 1712 में बना था, मतलब ब्रिटिशर्स के टाइम पर बना था। सॉरी, इसमें होता क्या था? तो इसमें उस समय गन बनती थी, ये गन फैक्ट्री एक्चुअल में, ठीक है। इन दोनों को मर्ज किया, इंटीग्रेट किया और मिसाइलों को डेवलपमेंट करने के लिए एक प्रोग्राम चलाया। और ये प्रोग्राम कब स्टार्ट किया इन्होंने? तो 1983 में स्टार्ट किया। और फिर इन्होंने मिसाइलें बनाना शुरू की, जो आपके सामने दिख रही हैं। और जो इन्होंने प्रोग्राम चलाया, उस प्रोग्राम का नाम क्या रखा? पटना। प्रोग्राम का नाम क्या रखा? पटना। पी से क्या बनता है? तो आपको पता होना चाहिए, पी से बनता है पृथ्वी, ए से क्या बनता है? तो ए से बनता है अग्नि, टी से क्या बनता है? तो टी से बनता है त्रिशूल, और आपसे पूछे एन से क्या बनता है? तो एन से बनता है नाग, और ए से क्या बनता है? तो ए से बनता है आकाश। तो जो पहली मिसाइल बनाई गई थी वो कौन सी थी? पृथ्वी। पृथ्वी के कितने वर्जन है? 5। पृथ्वी फर्स्ट, पृथ्वी सेकंड, पृथ्वी थर्ड, पृथ्वी 4 और लास्ट कौन सा? पृथ्वी 5। तो जो सबसे पहले ढूंढी गई वो कब ढूंढी थी, या सॉरी सबसे पहले जो इन्वेंट की गई, बनाई गई, वो कौन सी थी? 1988 में, ठीक है। और इसी वजह से जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है, हम उनको क्या कह देते हैं? तो उनका दूसरा नाम क्या है? तो हम उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कह देते हैं। बस इसी रीजन से हम उन्हें कह देते हैं। याद रखना, जब ये इसरो में थे तो इन्होंने सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल भी इन्होंने बनाया होता है, लेकिन हम इनको सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मैन ऑफ इंडिया नहीं कहते हैं, ठीक है। हम इनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया ही कहते हैं, इस बात का भी थोड़ा सा ध्यान रखना। फिर आती है कौन सी? अग्नि। अग्नि के कितने वर्जन है? तो याद रखना, अग्नि के भी 5 वर्जन है। कौन कौन से? अग्नि फर्स्ट, अग्नि सेकंड, ठीक है, अग्नि थर्ड, अग्नि 4 और अग्नि 5। और अग्नि 5 जो थी वो कौन सी थी? तो याद रखना, उसको नाम दिया गया था इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। और इंटर कॉन्टिनेंटल का मतलब क्या होता है? कि ये एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक ट्रैवल कर सकती है। इसकी एवरेज जो डिस्टेंस थी वो कितनी थी? लगभग 5000 किलोमीटर, ठीक है, या उससे ज्यादा ही थी। अब समझना, पहले की कितनी थी? लगभग 1000, 2000, 3000, 4000 एंड लगभग 5000, ठीक है। अभी कौन सी लॉन्च की गई? तो इसी अग्नि की एक मिसाइल है, कौन सी? अग्नि प्राइम, ठीक है। अब समझना, जो सबसे पहली जो पृथ्वी लॉन्च की गई थी वो कहां से की गई थी? तो याद रखना, जितनी भी मिसाइलें लॉन्च होती है ना, सारी बे ऑफ बंगाल की तरफ ही होती हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा ध्यान रखना, यानी उड़ीसा कोस्ट से लगभग टेस्ट की जाती हैं। तो सबसे पहले कहां से की गई थी? तो याद रखना, चांदीपुर। कई बार पूछ लेता है, पहली जो मिसाइल थी वो कहां से लॉन्च की गई थी? चांदीपुर कोस्ट से, या जो कि कहां पर बना हुआ है? उड़ीसा में। तो चांदीपुर उड़ीसा से सबसे पहले लॉन्च की गई थी, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। अभी ये जो टेस्ट की गई है ये कहां से की गई है? तो उड़ीसा कोस्ट। कौन से कोस्ट से? तो याद रखना, इसका नाम क्या है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड से इसको लॉन्च किया गया, ठीक है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड से लॉन्च किया गया। और याद रखना, इस आइलैंड का पहले नाम क्या था? तो इसका नाम था व्हीलर आइलैंड। कई बार एग्जाम में पूछ लेता है कि व्हीलर आइलैंड कहां पे है? तो कहां पे है? उड़ीसा में। और इस व्हीलर आइलैंड को ही अब आज के दिन क्या कहते हैं? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड भी कह देते हैं। अब जो नेक्स्ट आती है वो कौन सी है? त्रिशूल। तो समझना, त्रिशूल और आकाश दोनों की दोनों क्या हैं? तो दोनों की दोनों हमारी
एंटी डिफेंस सिस्टम है, ठीक है, यानी कि अगर ऊपर से कोई हम पे अटैक करता है तो उससे बचने के लिए हम इसका यूज करते हैं, ठीक है। जो आपकी त्रिशूल है उसकी लगभग डिस्टेंस कितनी है, 9 किलोमीटर तक की रेंज है मतलब, और जो आकाश है उसकी रेंज कितनी है, 25 किलोमीटर की रेंज है, 25 किलोमीटर। बचता कौन सा है, नाग। नाग से आप समझ गए होंगे, यानी कि सांप की बात कर रहा है, यानी कि एक ऐसी मिसाइल जो सांप की तरह पीछे पीछे जाकर उसको खत्म कर देगी, ठीक है। ये किस पे काम करती है, तो हीट, लेटेंट हीट को सेंस कर लेती है टैंक के, और जहां जहां पर वो टैंक जाएगा उसके पीछे पीछे जाकर उसको खत्म कर देती है, डिस्ट्रॉय कर देती है। इसलिए इसका नाम है नाग मिसाइल, और इसका नाग स्पेशल नाम भी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने ही रखा होता है। और इसी को एंटी टैंक मिसाइल भी कहते हैं, क्योंकि टैंक को डिस्ट्रॉय करने काम आती है। इसी को फायर एंड फॉरगेट मिसाइल भी कहते हैं। तो कई बार पूछ लेता है फायर एंड फॉरगेट मिसाइल कौन सी है, तो यही है, एक बार टारगेट अचीव उसमें सेट किया और छोड़कर भूल जाओ, उसको खत्म कर कर ही वापस आएगी, ठीक है। तो ये जो मिसाइलें हैं ये किसने बनाई थी, ये प्रोग्राम किसने रन किया था, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने, इसलिए हम उनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। और उन्हीं के दम पर आज हम कहां पर हैं, यहां पर खड़े हुए हैं, किसमें, डिफेंस टेक्नोलॉजी के अंदर। तो कुछ बातें याद रखना। आपसे पूछे आज के दिन डीआरडीओ का हेड कौन है, तो याद रखना कौन है, सतीश वी कामत। अगर पूछे डीआरडीओ का आज के दिन चेयरमैन कौन है, तो कौन है, सतीश वी कामत, ठीक है। तो इनको भी थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद चलते नेक्स्ट न्यूज के ऊपर। एमबीबीएस इंटर्नशिप सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट्स एनएमसी। देखो हुआ क्या, इशू क्या है वो समझना पहले कि मुद्दा क्या है। एमबीबीएस जो करते हैं ना बच्चे, वो इंटर्नशिप पे जब जाते हैं तो उनको पैसा नहीं मिलता टाइम पे, और जब पैसा नहीं मिलता तो उन बच्चों को कैसे रहेंगे वो लोग, ठीक है, इतने बड़े बड़े शहरों में कैसे सर्वाइव करेंगे जब उनको स्टाइपेंड ही नहीं मिलेगा या उनको पैसा ही नहीं मिलेगा। तो हुआ क्या, सुप्रीम कोर्ट में चले गए। अब सुप्रीम कोर्ट तो सुप्रीम कोर्ट है, वो तो सारे काम करवा देगा, ठीक है, अगर उस तक बात पहुंचती है तो वो तो सुप्रीम है हमारा। उसने कहा किससे, एनएमसी। एनएमसी क्या होता है, नेशनल मेडिकल कमीशन। याद रखना इसका पहले नाम हुआ करता था नेशनल मेडिकल काउंसिल, फिर ये दोबारा से रीनेम किया गया। 2019 में एक्ट पास होता है, ठीक है, और उसके बाद 2020 में यह क्या आ जाता है, एस्टेब्लिशमेंट हो जाती है, इसकी काम स्टार्ट हो जाता है। और याद रखना यही पूरे इंडिया में जितने मेडिकल इंस्टीट्यूट होते हैं उनको सर्टिफिकेट देना, ठीक है, मेडिकल से रिलेटेड जितने काम होंगे ना सारे यही करेगा, बस कहने का मतलब ये है। अब इसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आने वाले 4 वीक के अंदर तुम मुझे पूरी रिपोर्ट दोगे, पूरा डाटा दोगे कि तुमने इन बच्चों को क्यों पैसा नहीं दिया इंटर्नशिप का, कब तक दोगे, कितना पेंडिंग है, तो वो सारी बातें रखी। अच्छा, एक इश्यू इसमें यह भी उठा कि अच्छा पूरे इंडिया के स्टेट की बात कर रहा है तो वो ज्यादा पैसा होगा, हो सकता है कि इन्होंने पैसा खा लिया हो, पैसा करप्शन कर लिया हो, जो भी बातें बाद में निकल के आने वाली हैं, ठीक है। अब हुआ क्या कि ये जितने भी ऑल इंडिया मेडिकल कॉलेज होते हैं तो ऐसा जरूरी थोड़ी ना है कि इंडिया के स्टूडेंट यहाँ पर पढ़ते हो, बाहर के बच्चे भी आकर पढ़ सकते हैं, तुम भी बाहर जाकर पढ़ सकते हो। तो जो बाहर के बच्चे यहां पर पढ़ते हैं तो क्या उनको नहीं मिलनी चाहिए इंटर्नशिप, तो याद रखना उनको भी इंटर्नशिप मिलनी चाहिए। तो एक बात यहां से समझना कि चाहे आप इंडिया के हो चाहे फॉरेन के हो, आपको पता है कि अगर आप इंडिया के हो, अगर आप इंडियन सिटीजन हो, ठीक है, तो इंडियन सिटीजन को कितने फंडामेंटल राइट मिले हुए हैं, तो सारे के सारे फंडामेंटल राइट आपके पास। जैसे फॉर एग्जांपल आर्टिकल 14 है आपके पास, 15 है, 16 है, ठीक है, 19 है, 20 है, 21 है, 22 है, 23 है, 24 है, 25 है, 26, 27, 28, 29 और 30, सारे के सारे फंडामेंटल राइट आप लोगों के पास हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप फॉरेन के कैंडिडेट हो, अगर तुम बाहर के हो, इंडिया के नहीं हो, तो भी आपके पास इनमें से कुछ आर्टिकल्स जो आपको मिलेंगे। तो मैं यहां पर इस तरफ वो लिख देता हूं जो सिर्फ किसको मिले हुए हैं, फंडामेंटल राइट्स जो सिर्फ किसको मिले हुए हैं, ओनली टू इंडियन सिटीजन। ऐसे फंडामेंटल राइट जो सिर्फ इंडियन सिटीजन को मिले वो मैं यहां लिख देता हूं, और जो सबको मिले हैं वो उसमें से माइनस हो जाएंगे, सिंपल। तो सिर्फ इंडियन को कौन से मिले हैं, तो याद रखना आर्टिकल नंबर 15, 16, 19, 29 और 30, ये सिर्फ टोटल 5 फंडामेंटल राइट हैं जो सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिटीजन को प्रोवाइडेड हैं। उसके अलावा जितने बचते हैं वो इंडियन को भी हैं और फॉरेनर स्टूडेंट को भी हैं। तो इसमें साफ साफ कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि डू नॉट कंसीडर फॉरेन स्टूडेंट्स या फॉरेन स्टूडेंट्स,
ठीक है, डिफरेंट फ्रॉम इंडियन स्टूडेंट्स, यानी कि उनको अलग मत मानना, जो उनका राइट है वो उनको मिलना चाहिए। ठीक है, तो इन सब बातों को भी थोड़ा सा ध्यान रखना कि कौन से आर्टिकल्स आपके लिए बने हैं, कौन से सभी के लिए बने हैं, कौन से सिर्फ फॉरेन के लिए बने हैं। ठीक है, तो इन कुछ बातों का ध्यान रखना। अब ये दोबारा से न्यूज में आएगी 2-3 हफ्ते बाद, तो फिर हम इसको एक बार देख लेंगे। नेक्स्ट न्यूज कौन सी आती है, मोर देन डीप फेक सैलो फेक। देखो आपने ये नाम सुना होगा डीप फेक। अब डीप फेक क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं, फिर हम सैलो फेक समझ लेंगे। डीप फेक का मतलब क्या होता है कि अभी आपने कुछ दिन पहले देखा होगा कि मान लो किसी की फेक पिक्चर बना देना, वीडियो बना देना, वॉइस क्लिप बना देना, ये क्या होता है डीप फेक। डीप फेक के अंदर सीधा सीधा यूज किसका होता है, तो याद रखना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मैंने कई बार कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना चल रहा है। ठीक है, नवीडिया के जो सीईओ उन्होंने कह दिया है कि हम लोगों को आगे चल के स्टूडेंट की नीड ही नहीं पड़ेगी, आदमियों की नीड ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि रोबोट जो होंगे एआई पावर्ड वही क्या करेंगे, कोडिंग कर देंगे। तो इसके इश्यूज भी हैं बहुत सारे, इसके बेनिफिट भी हैं बहुत सारे। ठीक है, तो हुआ क्या, अच्छा एआई बहुत बार पढ़ चुके हैं, 1956 में आया था और इसकी फॉर्मेशन करने वाला कौन था, जॉन मैकार्थे। आज के दिन अगर पूछे तो इसका एडवांस वर्जन कौन सा आ चुका है, तो इसका एडवांस वर्जन है चैट जीपीटी, और उसका भी एडवांस वर्जन कौन सा हो गया, GPT-4 जो आजकल न्यूज में है। और इसकी जो फेमस कंपनी है वो कौन सी है, ओपन एआई, और उसका सीईओ कौन है, सैम ओल्टमैन, ये इसको लेकर आया। ठीक है, ये तो हो गया बेसिक पॉइंट। अब समझना बात को कि डीप फेक क्या होता है। जैसे कि आपने ये इमेज देखी होगी, ये एक लड़की होती है, ठीक है, इसकी फोटो होती है, लेकिन एक साउथ की एक्ट्रेस है, उसकी फोटो को इसमें चेंज करके वायरल कर दिया जाता है। ये पहुंच जाती है कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि डीप फेक के ऊपर कानून बनाने की नीड है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर एक मुद्दा सामने आता है, जैसे मान लो एक होता है एडिडास, एक होता है एबिबास, समझ गए ना। ये एडिडास और एबिबास क्या है, तो ये एआई नहीं है। अगर एआई होता तो एडिडास को एडिडास ही बनाता। ये सैलो फेक है। ये क्या है, सैलो फेक। अब मैं आपको डिफरेंस समझा देता हूं सैलो फेक में और डीप फेक में क्या होता है। डीप फेक में क्या होता है, कंप्लीटली फेक न्यूज होती है। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा आजकल मोदी जी गरबा कर रहे हैं, ठीक है, वो डांस कर रहे हैं, वो मारवाड़ी में गाना गा रहे हैं, तो ये सब देखा होगा ना। ये खुद भी बोल चुके हैं वो कि ये डीप फेक का कमाल है, सारा का सारा एआई का कमाल है। लेकिन एक होता है सैलो फेक। सैलो फेक का मतलब होता है कि अगर तुम एडिडास बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तुम एडिडास तो बना नहीं पाए, तुमने एबिबास बना दिया। ठीक है, तो ये जो एबिबास हुआ ये क्या हो गया, इसका सस्ता कैंडिडेट हो गया ना। तो कह सकता हूं कि इसका जो सस्ता एडिशन तुमने निकाला उसको नाम क्या दे दिया, एबिबास। तो ये वाली जो तुमने छेड़खानी की ओरिजिनल कंटेंट के साथ, ये क्या कहलाती है, तो इसको हम सैलो फेक कहते हैं। तो अभी हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने कहा कि हमें डीप फेक से इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है जितनी किससे है, सैलो फेक से। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना। और देखो एक दो न्यूज देखते हैं इसमें। आपने एक फोटो देखी होगी, पहले क्या था कि एक पर्सन था, डीप फेक का यूज करके उसको क्या बना दिया, लड़की बना दिया। ठीक है, उसके बाद आपने ये वाली इमेज भी देखी होगी कि आपने देखा था जब रेसलर्स का जो वो चल रहा था, प्रोटेस्ट चल रहा था, तो ये जो रेसलर थे ये क्या कर रहे थे, बस में जा रहे थे, इन्होंने फोटो ली, तो ओरिजिनल फोटो तो ये थी, लेकिन डीप फेक का यूज करके किया क्या गया कि इनको मैनिपुलेट करके सबको हंसा दिया गया। अब तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि सही में ये हंस रही होंगी, है ना, जबकि रियल में क्या था, ये वाली फोटो थी। तो ये जो सारे के सारे जो इसके इश्यूज है, इन्हीं को बस कवर किया गया। ठीक है, अब एक बात समझना कि यूरोपियन यूनियन है ना, वहां पे इलेक्शन होने वाला है, तो वहां की गवर्नमेंट ने साफ साफ कह दिया कि इसको जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म होते हैं, जैसे कि मान लो फेसबुक हो गया, है ना, इंस्टाग्राम हो गया, जितने भी हैं, कि अगर तुम लोगों ने डीप फेक को कंट्रोल नहीं किया और अगर डीप फेक से इलेक्शन में कुछ भी पार्शियलिटी होती है तो उसके ऊपर तुम्हारे ऊपर क्या किया जाएगा, केस कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ऐसा इंडिया में भी होना चाहिए। ठीक है ना, बेसिकली देखा जाए तो। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज आती है, WHO लॉन्चेस सारा। देखो क्या है सारा, तो ये फिर दोबारा से क्या आ गई, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, मतलब क्या है इसका कि आपने एक नाम सुना होगा WHO, क्या काम करता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी फॉर्मेशन कब हुई होती है, 7 अप्रैल 1948, है ना। हेडक्वार्टर कहां पे है, जेनेवा, स्विट्जरलैंड। ये बेसिक पॉइंट ध्यान रखना। अब क्या हुआ कि मान लो आप लोगों को कुछ भी हेल्थ असिस्टेंट चाहिए,
तो पहले आप लोगों को एप्लीकेशन लिखनी पड़ती थी, डाटा मिलता था, है ना। अभी क्या हो गया कि एक क्या बना दिया इन्होंने, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एक एआई के पावर्ड वहां पर एक सिंबल सा रख दिया, एक रोबोट बैठा दिया, आप इससे जो पूछोगे हेल्थ के बारे में ये सब आपको बता देगी, ठीक है। तो आजकल एआई न्यूज में तो बहुत सारी चीजें पूछ लेता, जैसे कल परसों की न्यूज आपने पढ़ी होगी कि डेविन पूछ ले, डेविन रिसेंटली डेविन वाज सीन इन द न्यूज, व्हाट इज दिस। तो क्या कहोगे, डेविन दुनिया का पहला सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जो कि रोबोट है, यानी कि अब तुम्हें सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए इंसानों की नीड नहीं है, रोबोट ही ये काम करेंगे। और इसकी खासियत क्या है कि ये आगे चल के C++, है ना, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जावा, ये सब होता है ना, इससे नहीं करेगा कोडिंग, ये करेगा इंग्लिश में कोडिंग। तो कहीं ना कहीं ये हमारे जो जितने भी चैप्टर्स है, जितने भी हमारी हिस्ट्री है, जितना भी मतलब जो आजकल चल रहा है उस सबको चेंज करने वाला है, ठीक है। तो डेविन क्या है, तो ये भी एक एआई है। ये किसके लिए, सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए। अगर पूछे सारा क्या है, तो सारा किसका एआई है, WHO का एआई है, जो आपको क्या करेगा, हेल्थ असिस्टेंट देगा, ठीक है। तो थोड़ा सा इसके बारे में ध्यान रखना। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं, सुप्रीम कोर्ट स्टेज हाई कोर्ट ऑर्डर स्ट्राइकिंग डाउन लॉ रेगुलेटिंग मदरसाज। देखो एक्चुअल में हुआ क्या, समझना। यूपी हाई कोर्ट ने एक बिल पास किया, या सॉरी यूपी ने एक बिल बनाया, और उस बिल का नाम था यूपी मदरसा एक्ट। और यूपी मदरसा एक्ट पास हो जाता है 2004 में, ठीक है। अब समझना, अभी रिसेंटली क्या हुआ, हाई कोर्ट ने 2 दिन पहले इसको क्या कर दिया, स्ट्राइक डाउन, यानी कि इसको कैंसिल कर दिया कि ये नहीं होना चाहिए। तो ये तो जस्ट न्यूज बन गई। अब आपसे एग्जाम में पूछेगा कि मान लो कोई पैसेज दे दिया और पूछ लिया कि बताओ भाई हाई कोर्ट ने इसको क्यों रिजेक्ट किया, या सुप्रीम कोर्ट ने उसको क्यों फिर स्टे कर दिया। तो इसने अपना रीजन दिया होगा, इसने अपना रीजन दिया होगा। लेकिन समझने वाली बात यह है कि सबसे पहले ये समझो कि ये लेकर ही क्यों आए थे इसको, है ना, क्या नीड थी, कहां ये बात लिखी है। तो देखो आपने पढ़ा होगा आर्टिकल 21 का ए, ठीक है। इसमें लिखा है राइट टू एजुकेशन। हर बच्चे का राइट टू एजुकेशन है जिसकी एज 6 से 14 ईयर तक है, ठीक है। पहले ये 0 से 14 होती थी, उस समय ये डीपीएसपी में था, बाद में 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2006 में चेंज करके इसको इसमें भी डाल दिया गया, ठीक है। अब समझना कि जब हर बच्चे का राइट है, राइट टू एजुकेशन, अब आपने एक आर्टिकल पढ़ा होगा, आर्टिकल नंबर 29 और 30, ये दोनों किससे बिलोंग करते हैं, तो ये बिलोंग करते हैं माइनॉरिटी से। और माइनॉरिटी की याद रखना, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई डेफिनेशन नहीं दे रखी, ये डेफिनेशन सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन किया कि कोई रिलीजन के बेस पर या लैंग्वेज के बेस पर 50% से कम है हम उसे माइनर कहेंगे, ठीक है, माइनॉरिटी में काउंट करेंगे। तो हुआ क्या कि इस माइनॉरिटी के अंदर 29 और 30 के अंदर आर्टिकल नंबर 30 में इन लोगों को परमिशन है कि ये लोग क्या कर सकते हैं, मदरसा बनाएंगे और मदरसा के अंदर ये क्या करेंगे, रिलीजियस एजुकेशन दे पाएंगे। अब सोचो अगर ये लोग रिलीजियस एजुकेशन दे पाएंगे तो एक बात बताओ मुझे, क्या हम नहीं दे सकते? हम मतलब हम मेजॉरिटी वाले नहीं दे सकते? तो याद रखना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 28 हमें प्रोहिबिट करता है कि कोई भी मेजॉरिटी वाला पर्सन अपने नॉर्मल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में रिलीजियस एजुकेशन नहीं देगा। लेकिन आर्टिकल 30 इस बात को अलाउ करता है कि कोई भी माइनॉरिटी वाला इंस्टीट्यूट अपने, या कोई भी माइनॉरिटी जो कम्युनिटी है उसका कोई भी नॉर्मल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट अपने इंस्टीट्यूट के अंदर रिलीजियस एजुकेशन प्रोवाइड करा सकता है। सिंपल बात समझ में आ गई। और आर्टिकल 29 और 30 दोनों किससे लिंक करते हैं, माइनॉरिटी से, और मैंने डेफिनेशन आपको जस्ट बता दी। अब समझना, यूपी के अंदर एक बिल पास हुआ और कह दिया गया कि मदरसों के अंदर एजुकेशन दी जाएगी। अब क्या हुआ, 6 से 14 ईयर तक का बच्चा, उसका फंडामेंटल राइट है कि उसको एजुकेशन मिले, लेकिन उसको तुमने कहां बैठा दिया, मदरसे के अंदर। तो हाईकोर्ट ने हाईकोर्ट का ये कहना था कि एक बात बताओ कि एक ये बच्चा है, ठीक है, ये बच्चा मदरसे में पढ़ता है, ये बच्चा नॉर्मल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में पढ़ता है, ये बच्चा सिर्फ और सिर्फ रिलीजियस एजुकेशन पढ़ता है, ये बच्चा नॉर्मल एजुकेशन पढ़ता है। तो कहीं ना कहीं आगे चलकर ये बच्चा क्या करेगा, अपने रिलीजन को बचाने के लिए सिर्फ रिलीजन में घूम फिर के रह जाएगा, और ये बच्चा कहीं इसरो में चला जाएगा, डीआरडीओ में चला जाएगा, नासा में चला जाएगा, बहुत बड़ा कुछ काम कर लेगा, है ना, अपनी जिंदगी में जो चाहता है वो कर सकता है, क्योंकि उसके विचार खुले हुए हैं। लेकिन इसके विचारों को तुमने बांध दिया धर्म से, और जैसे धर्म से बांध दिया तो रिलीजन से बांध दिया, तो रिलीजन में ही घूम फिर के रह जाएगा। इसलिए साफ साफ कहा गया कि इनको राइट तो है कि रिलीजियस एजुकेशन दो, लेकिन इतनी दो कि इनका रिलीजन जिंदा रहे, इतनी भी मत दो कि आगे चलकर ये सिर्फ रिलीजन के लिए ही सरवाइव करें।
तो यूपी हाईकोर्ट ने कहा कि ये बिल्कुल गलत बात है। किसका वायलेशन हो रहा है? आर्टिकल 21 के ए का वायलेशन हो रहा है कि उस बच्चे की क्या गलती है जो 6 साल का है और उसको वहां बैठना चाहिए जहां सब बच्चे बैठकर सक्सेसफुल हो रहे हैं, जबकि उसको तुमने जबरदस्ती बैठा दिया उस मदरसे के अंदर जहां पर उसको तुम जानबूझकर सिर्फ और सिर्फ रिलीजियस एजुकेशन दे रहे हो। तो तुम उस बच्चे का हक खा रहे हो, उसका हक मार रहे हो। ये कहते हुए हाई कोर्ट ने उसको डाउन कर दिया। ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? इस डिसीजन को स्टे कर दिया। अब सुप्रीम कोर्ट आगे क्या कहता है वो तो देखने वाली बात होगी, लेकिन मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूं, ध्यान रखना, हमेशा जब भी आप किसी एग्जाम में बैठो, अगर किसी भी आर्टिकल का हमारे रिलीजियस आर्टिकल से लड़ाई होती है, जैसे मान लो हमारे रिलीजन में आर्टिकल कहां से कहा था कि 25 से 28 तक लिखे हुए हैं, अगर किसी भी आर्टिकल की 25 से 28 के बीच की लड़ाई होती है, जैसे समझना 25 में लिखा है कि एवरी पर्सन को अपने रिलीजन को प्रैक्टिस परफॉर्म करने का राइट है। ठीक है, आर्टिकल 29 के 1 में लिखा है या उसमें लिखा हुआ है 6 लिबर्टीज 6 फ्रीडम, है ना, राइट टू स्पीच, फ्रीडम टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन। दूसरा उसके अंदर असेंबल विदाउट वेपन्स, मेक अ यूनियन, टू रोम अक्रॉस द नेशन, टू लिव अक्रॉस द नेशन, टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन इन द नेशन। ये सारी बातें लिखी है। अब सोचो कि जो पहला वाला है या सॉरी दूसरा वाला है कि टू मेक यूनियन विदाउट या टू असेंबल विदाउट वेपन्स, लेकिन जो सरदार लोग होते हैं वो तो तलवारें लेकर इकट्ठा होते हैं, क्या वो वेपन नहीं है? तो क्या आर्टिकल 19 सही माना जाएगा कि 25? तो 25 जीत गया ना 25। जैसे संधारा प्रैक्टिस होती है, जैन लोग जब अपने जिंदगी के लास्ट दिनों में होते हैं तो खाना पीना छोड़ देते हैं। आर्टिकल 21 कहता है किसी को मरने का राइट नहीं है, लेकिन वो तो मर रहे हैं जानबूझ के, खाना पीना छोड़ दोगे तो मरोगे ही। लेकिन हाई कोर्ट ने उसको बैन कर दिया राजस्थान ने, और सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया उस पर। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 25 में आता है, क्योंकि इसमें लिखा है कोई भी पर्सन अपनी रिलीजियस प्रैक्टिस कर सकता है, और वो तो प्रैक्टिस कर रहा है। अब उससे उसकी जान चली जाती है तो उससे कोई मतलब नहीं, आर्टिकल 21 गया साइड में। तो कहने का मतलब है जब भी किसी आर्टिकल की इनसे बहस होगी तो यही जीतेंगे, लेकिन कभी भी अगर इनकी बहस गलती से 29 और 30 से हो गई तो हमेशा यही जीतेंगे। बात समझ में आ रही है ना? जीतने का मतलब समझ गए ना? कंपैरिजन जब भी होगा तो इनको सुपीरियर माना जाएगा, कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो इन कुछ बातों को ध्यान रखना। अभी देखते हैं सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या कहता है क्या नहीं कहता है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। कांग्रेस प्रोमिसेस टू रिमूव 50% कोटा कैप। देखो आपने देखा होगा कि हमारे यहां पर जो रिजर्वेशन मिलता है उस रिजर्वेशन का क्राइटेरिया है कि आप मोर देन 50% नहीं दे सकते। एक केस आपको याद दिला देता हूं, 1992 में केस होता है इंदिरा साहनी केस होता है वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, और उसमें कहा जाता है कि जो कोटा है ना वो 50% से ज्यादा नहीं हो सकता, SC ST चाहे किसी को भी। और उसी के अंदर याद रखना एक बात और कही गई थी जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि जब प्रमोशन होगा तो प्रमोशन के अंदर आपका जो कोटा है वो काउंट नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? अब हुआ क्या कि इस 50% कोटे को अगर आज की तुम देखोगे तो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। जैसे कल परसों मराठा में देखा होगा आपने, मराठाओं को, जो मराठा कम्युनिटी है उसको रिजर्वेशन दे दिया, और कितना रिजर्वेशन दे दिया? 10%। 10% वो EWS पाते थे, और भी वहां पर पहले से रिजर्वेशन था, उनका रिजर्वेशन लगभग 60% पहुंच गया, जो कि इनडायरेक्टली या डायरेक्टली किसका वायलेशन कर रहा है? 50% का। ऐसे बहुत से स्टेट हैं, जैसे आपने देखा होगा कर्नाटक स्टेट के अंदर क्या है, कर्नाटक स्टेट के अंदर वहां पर एक स्पेशल लोकेशन के बिहाफ पर या ऑन द बिहाफ ऑफ ओरिजिन क्या मिलता है? एक पर्टिकुलर जगह के लोगों को 69% कोटा मिलता है। तो क्या ये वायलेशन नहीं है? बिल्कुल वायलेशन है, लेकिन ध्यान रखना ये कहां से मिलता है? तो हमारे आर्टिकल नंबर 16 के 4 से मिलता है। और आर्टिकल 16 के 4 में लिखा है कि अगर किसी स्टेट का गवर्नर चाहे तो वो किसी एक पर्टिकुलर प्लेस या पर्टिकुलर जो रीजन है वहां के लोगों को एक्स्ट्रा क्या दे सकता है? कोटा दे सकता है, रिजर्वेशन दे सकता है, तो वो देता है। ठीक है, लेकिन हर जगह ऐसा पॉसिबल नहीं है, याद रखना। और कंप्लीटली किस पे डिपेंड है? तो वहां के गवर्नर के ऊपर डिपेंड करता है। तो अभी क्या हुआ न्यूज में, क्या समझना कि आपने देखा होगा ये राहुल गांधी और ये कौन है, मल्लिकार्जुन खड़गे, इन्होंने अभी अपना मैनिफेस्टो लॉन्च किया है ना, इलेक्शन होने वाले हैं, तो इन्होंने कहा कि जो 50% से ऊपर का जो कोटा है ना हम इसको खत्म कर देंगे। ठीक है, तो मैक्सिमम कैप कितनी रहेगी? सॉरी, जो 50% की जो कैप है इसको खत्म कर देंगे, तो इससे ज्यादा भी कोटा आराम से मिल पाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? इन्होंने ये भी कहा कि हम क्या लेकर आएंगे? अप्रेंटिस
बिल लेकर आएंगे। अप्रेंटिस बिल क्या होता है? काम करने का बिल। अगर आप ग्रेजुएट होते हो तो 1 साल तक आपको सरकार 1 लाख रुपए देगी लगभग, और उसके साथ साथ आपको 1 साल का रोजगार एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा, ताकि ऐसा ना रहे कि आपको जॉब नहीं मिली और उसके भी आप आगे भी बढ़ सकते हो। तो इनडायरेक्टली जो यूथ पॉपुलेशन है उसको अट्रैक्ट करने के लिए, कि आजकल सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? बेरोजगारी। तो कैसे इनको बेरोजगारी से बाहर लाया जाए, कैसे रोजगार दिया जाए? इन्होंने कहा कि लगभग 30 लाख 20 से 30 लाख वैकेंसीज हैं, हम आते ही फिल कर देंगे। हम जो आपका क्या बोलते हैं उसमें डिफेंस फोर्सेस के अंदर जो 4 ईयर वाला प्रोग्राम था अग्निवीर, उसको खत्म कर देंगे। तो बहुत सारी बातें मैनिफेस्टो में कही गई हैं। ठीक है, तो हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है? हमारे लिए ये वाली न्यूज इंपॉर्टेंट है, कोटा। ठीक है, और सबसे पहले अगर आपसे पूछे कोटा कब दिया गया था, तो सबसे पहले रिजर्वेशन कब दिया गया था, तो याद रखना आर्टिकल नंबर 15 के 4। और ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 1951। आपने एक केस पढ़ा होगा, चंपाकम वर्सेस केरला का केस होता है। ये चंपाकम नाम की लड़की होती है, इसका एडमिशन नहीं होता है, कहते हैं कि एडमिशन सीट फुल हो चुकी है, ये चली जाती है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट अपना डिसीजन देती है, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है, और उसके बाद क्या होता है कि जो नॉर्मल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट थे उनके अंदर क्या कर दिया जाता है, 25% कोटा दे दिया जाता है। किसको? SC/ST के लोगों को। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल 15 का 5 में जोड़ा जाता है। किसको? दिल्ली एम्स का केस होता है, उसमें क्या किया जाता है 2005-6 के अंदर एक बच्चे का एडमिशन नहीं होता है एम्स के अंदर, तो वो केस कर देता है। बाद में हायर एजुकेशन में भी SC/ST को कोटा दे दिया जाता है। ठीक है, ये कुछ अमेंडमेंट्स थे जो हमें थोड़े से ध्यान रखने हैं। ठीक है, ओके, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट न्यूज के ऊपर। देयर विल बी नो इंडिपेंडेंट सोवरेन पैलेस्टाइन। देखो अभी क्या कहा गया, आपने पता है कि इजराइल हमास की लड़ाई चल रही है, पैलेस्टाइन फिलिस्तीन। ठीक है, वो कहता है कि ये मेरा है, वो कहता है ये मेरा है। ठीक है, तो लड़ाई चल रही है गाजा में, काफी टाइम से चल रही है। पिछली बार हमारे क्लैट के एग्जाम में पूछा भी गया था। ठीक है, तो याद रखना अभी कहा गया कि पैलेस्टाइन जो होगा ना वो सोवरेन नहीं होगा। सोवरेन का मतलब क्या होता है, तो जस्ट एक डेफिनेशन समझना। सोवरेन का मतलब होता है सर्वसंप्रभुता संपन्न। जैसे इंडिया इज ए सोवरेन कंट्री। जैसे कोई बाहर से इंडिया घूमने आया हो तो सबसे पहले क्या देखेगा? प्रियम्बल में ये बात लिखी है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हेयर बाय रिजोल्व इंडिया इनटू सोवरेन सोशल सेकुलर डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। ठीक है, और जस्टिस और ये सब हमें दिए हुए हैं। तो सबसे पहला वर्ड क्या है? सोवरेन। सोवरेन का मतलब कि मैं किसी के अंडर नहीं हूं, मैं इंडिपेंडेंट हूं। कल को यूनाइटेड नेशन कह दे कि हम भारत पे 25 करोड़ का फाइन लगाते हैं, तो भारत इज नॉट रिस्पॉन्सिबल कि फाइन देगा, क्योंकि हम इंडिपेंडेंट, हम किसी के गुलाम नहीं है। तो ये सोवरेनिटी होती है। तो इंडिया इज ए सोवरेन कंट्री। ठीक है, लेकिन ब्रिटेन से अलग हुए बहुत से कंट्री सोवरेन नहीं है, याद रखना। आप मुझे कमेंट करके बताओगे कौन सी कंट्री सोवरेन नहीं है। जो आज भी ब्रिटिशर जो रूल पास कर देते हैं, जो यूके रूल बना देता है, उसी को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो वो कौन सी, वो आपको उसमें कमेंट करके बताना है। तो समझ गए होंगे आई होप कि इसका क्या मतलब है, कि अगर लड़ाई खत्म भी होती है तो ये इंडिपेंडेंट भी नहीं रहेगा और सोवरेन भी नहीं रहेगा। ठीक है, उसके बाद चलते नेक्स्ट। इंडिया एब्सटेन्स फ्रॉम UNHRC। देखो UNHRC क्या है? यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन, देखो एक्चुअल में क्या है, यूनाइटेड नेशंस जो आपका ह्यूमन वाला, या मैं कह सकता हूं कि देखो हुआ क्या, अभी रिसेंटली वोटिंग कराई गई, कहने का मतलब ये है। और जब वोटिंग कराई गई तो इस वोटिंग के अंदर पाया गया कि इंडिया जो था, उस इंडिया ने किसी की तरफ भी वोटिंग नहीं किया ह्यूमन राइट्स काउंसिल के अंदर। ठीक है, जैसे इंडिया का ह्यूमन राइट्स की बात करो तो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन बना हुआ है NHRC, जो हमारा 1992 में बना होता है। ठीक है, और आई थिंक इसके जो हेड है वो आज के दिन कौन है? अरुण कुमार मिश्रा। ठीक है, आप एक बार लोग सर्च करके कमेंट करके बताना मुझे। आई थिंक अरुण कुमार मिश्रा इज द राइट आंसर। ठीक है, वो क्या है? इसके आज के दिन हेड है, जो कि हमारे CGI सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। ठीक है, अब क्या हुआ, ये इंडिया का था, ये क्या है? तो यूनाइटेड नेशन का ह्यूमन राइट्स काउंसिल है। इसके अंदर अभी जो गाजा और जो इजराइल की लड़ाई चल रही है उसके ऊपर वोट करने के लिए बुलाया गया, और वोट करने के लिए बुलाया गया तो इंडिया ने उसको वोट ही नहीं किया। एब्सटेन का मतलब क्या होता है? नोटा। जैसे अभी इलेक्शन होने वाला है ना, इलेक्शन में मान लो आप चाहते हो बीजेपी जीते, आपने बीजेपी को दे दिया वोट, आप चाहते हो कांग्रेस जीते, कांग्रेस को दे दिया, आप चाहते हो कोई ना जीते, तो 2 ऑप्शन है, या तो वोट ही करने मत जाओ या नोटा दबा दो। तो नोटा, ये एक तरीके से नोटा यूज किया इंडिया ने ना, किसी की तरफ वोट नहीं किया कि भाई लड़ाई रुकनी चाहिए, नहीं रुकनी चाहिए, तो छोटी सी न्यूज बन जाती है। और अगर बात करें नोटा की, तो नोटा 2003 में इंट्रोड्यूस किया गया था सबसे पहले। ठीक है, क्यों? क्योंकि सबसे पहले लोकसभा इलेक्शन के अंदर ईवीएम कब यूज की गई थी, तो ईवीएम 2004 के इलेक्शन में हुई थी, और उसके जस्ट 1 साल पहले नोटा भी इंट्रोड्यूस किया गया, और इसी में ईवीएम मशीन के अंदर नोटा जोड़ दिया। क्योंकि बैलेट पेपर पे तो बटन होता नहीं है, तो बैलेट पेपर में क्या था, आप खाली छोड़ देते थे, मतलब किसी को वोट नहीं दिया आपने। और ईवीएम में क्या करना पड़ेगा आपको, सबसे लास्ट में एक बटन होता है नोटा, नोटा दबा दो। नोटा का मतलब होता है आपने किसी को वोट नहीं दिया।
आप नहीं चाहते कि इन कैंडिडेट में कोई भी कैंडिडेट हमारे को रूल करने लायक है अपने अपने रीजन के अंदर, ठीक है, तो आप नोटा भी यूज कर सकते हो। तो सेम ऐसे उसी को एब्सटेन कह दिया और इंडिया ने उसके अंदर उसको यूज किया, ठीक है। उसके बाद चलते नेक्स्ट, ऑन मालदीव्स रिक्वेस्ट इंडिया क्लियर्स एक्सपोर्ट ऑफ द फूड। आपने देखा होगा मालदीव्स है ना, मालदीव अभी हमसे नाराज हो गया था, उसने कह दिया था इंडिया अपनी आर्मी यहां से भगा ले, ठीक है, क्योंकि वहां पर एक कंपेन चला था, कौन सा, इंडिया आउट कंपेन। और इंडिया आउट कंपेन के बलबूते पर या उसी के बिहाफ पर क्या होता है, वहां का जो प्रेसिडेंट है मोहम्मद मुइजू वो जीतता है और जीतने के बाद वो अपना प्रॉमिस पूरा करता है और इंडिया को वहां से आउट कर देता है। अब सेम जो प्रोसेस है वो कहां चली है, तो कल की न्यूज में हमने पढ़ा था बांग्लादेश के अंदर भी क्या चल रहा है, तो इंडिया आउट कैंपेन चल रहा है, ठीक है। जैसे शेख हसीना ने, वहां की जो पीएम है, उन्होंने कहा कि इंडिया आउट तो कर दोगे, लेकिन सारी चीज तो इंडिया से आती है, वो कैसे आउट करोगे। तो ये बहुत सारे इश्यूज चल रहे हैं वहां पे, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना कि कहीं मालदीव की तरह हमारे हाथ से बांग्लादेश ना चला जाए। अगर आप देखोगे, एक तरफ आप अखंड भारत की बात करते हो, दुनिया में अपने आप को विश्व गुरु कहते हो, लेकिन दूसरी तरफ मालदीव आपके हाथ से गया, ऊपर से पाकिस्तान कभी था ही नहीं, अफगानिस्तान जा चुका है, ईरान और इराक वैसे जा चुके हैं, ठीक है। नीचे श्रीलंका था, उसमें अम्बर टोटा भी चाइना के बैठ गया, इधर जो म्यांमार है उसके अंदर वैसे मिलिट्री रूल चल रहा है, तो हमारा है ही नहीं, उसके ऊपर नेपाल और भूटान बसता है, जो कभी भी चाइना कब्जा के खत्म कर देगा। तो हम अपने बॉर्डर्स को सिक्योर नहीं कर पा रहे हैं, तो हमें सबसे पहले इन्हें सिक्योर करना होगा। बस इसी बात के लिए मैं ये बात इसलिए बोला क्योंकि ये हमारा दुश्मन जरूर हो चुका है, यानी हमने भगा जरूर दिया है, लेकिन इसके यहाँ पर अभी फूड आइटम्स की नीड थी, हमने तुरंत इसको भेज दी, इंडिया ने तुरंत भेज दी। अब सोचो, इसने हमारी पीठ पे छुरा घोंपा, हमें मारा, है ना, हमारे साथ धोखा किया, फिर भी हम इसको खाना दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? क्योंकि इसको हमें, हमारी नीड नहीं है, हमें इसकी नीड है। कल को यहाँ चाइना आकर बैठ गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे चाइना से निपटने के लिए। तो हम चाहते हैं कि जहां कहीं भी लूप होल मिले इसको अपना बना के रखो बस। तो हमने इसको खाना पीना अनाज वगैरह भेजने के वादे कर दिए और इसको भेज दिया गया, ठीक है। तो ये दोबारा से न्यूज में आ गया, थोड़ा सा ध्यान रखना इस डिप्लोमेटिक रिलेशंस को, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, गल्फ ऑफ खंबात। देखो गल्फ ऑफ खंबात न्यूज में आ गया, क्यों? आपने नाम सुना होगा आईसीजी, इंडियन कोस्ट गार्ड। इंडियन कोस्ट गार्ड कब बना था? 1977 में बना होता है, ठीक है। जैसे आर्मी, एयरफोर्स, नेवी होती है ना, ऐसे इंडियन कोस्ट गार्ड। अब हुआ क्या इंडियन कोस्ट गार्ड के अंदर, तो सिंपल से ध्यान रखना, इसके अंदर हुआ क्या कि यहां पर ये जो गल्फ ऑफ खंबात है, यहां पर एक मछुआरा फंसा हुआ था, फिशरमैन, ठीक है। उसको बचाया गया किसने? आईसीजी ने, यानी कि हमारा जो इंडियन कोस्ट गार्ड है उन्होंने बचाया, यहां से 50 किलोमीटर दूर। तो आपसे एग्जाम में क्या पूछेगा कि गल्फ ऑफ खंबात है कहां पे, तो कहां पे है? तो गुजरात वाले रीजन में, ध्यान रखना, ठीक है। और गुजरात वाले रीजन के अंदर भी किसको सेपरेट करता है? तो याद रखना, जो इधर कौन सा है, काठियावाड़ जो पेनिनसुला है उसको रेस्ट ऑफ गुजरात से सेपरेट करता है ये, ठीक है। और यहाँ पर बहुत सारे, मैं कह सकता हूँ, फ्लोरा एंड फोनाज भी पाए जाते हैं, कोरल रीफ भी पाई जाती हैं। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना कहां पर है ये? गुजरात में। और इसका दूसरा नाम क्या है? तो याद रखना, इसी को हम गल्फ ऑफ कैम्बे भी कह देते हैं, गल्फ ऑफ कैम्बे भी इसी का नाम है, ठीक है। और गल्फ क्या होती है? जो ऐसे अंदर जाकर ओशियन जो है वो अंदर की तरफ चला जाए और साइडों में क्या हो, कॉन्टिनेंट हो, तो उस वाले रीजन को हम क्या कह देते हैं? गल्फ कह देते हैं। सिंपल ध्यान रखना, ठीक है। तो कहां पे है ये? गुजरात में, ठीक है। उसके बाद चलते नेक्स्ट। आई थिंक आज के लिए इतना ही था। आई होप कि आप लोगों को बातें समझ में आई होंगी। मिलते हैं दोबारा से नेक्स्ट टाइम। ओके, थैंक यू।